अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी निफाज का रास्ता हमवार हो चुका है। 4 फरवरी को उत्तराखंड काबीना ने यूसीसी बिल को मंजूरी दी थी और आज उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असेंबली में यूसीसी उत्तराखंड 2024 बिल पेश किया, जिसको मंजूरी मिल गई। अब गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब उत्तराखंड असेंबली में वज़ीर आला धामी ने यूसीसी बिल पेश किया तो बीजेपी अरकान असेंबली वंदे जय श्री राम जैसे नारे बुलंद किए और हालांकि ऑपोजिशन लीडरान इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद रियासत में यह कानून नाफिज हो जाएगा और फिर उत्तराखंड इस कानून को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। जराये के मुताबिक यूसीसी बिल के मसूदे में 400 से ज्यादा दफात हैं। इसका मकसद रिवायती रसूम व रिवाज से पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना है, जो कि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी जुर्म है। इसलिए कुछ लोग दूसरी शादी के लिए मजहब तब्दील कर लेते हैं। ऐसे में यूसीसी नाफिज होने के बाद एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। अलावा से कुछ मज़ाहिब में शादी को लेकर कोई उम्र तय नहीं है। यूसीसी नाफिज होने के बाद शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वक्त गोवा के दौरे पर वहां मंगल के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आइंदा 5 से 6 सालों के दौरान तवानाई शोबे में तकरीबन 67 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारों को हिंदुस्तान की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ भी किया। 6 फरवरी को पीएम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। इसके बाद अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत 7.5% की शरह से बढ़ रही है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मईशत है और हाल ही में IMF ने अंदाजा जाहिर किया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। मुल्क जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस दौरान आलमी कंपनियों को हिंदुस्तान के तवानाई शोबे की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए मदऊ करते हुए कहा है कि मुल्क को 2030 तक अपनी रिफाइनिंग सलाहियत 254 MMTPA मिलियन मेट्रिक टन सालाना से बढ़ाकर 450 MMTPA करने की उम्मीद है। वेस्टर्न रेलवे WR विजिलेंस डिपार्टमेंट रेलवे में नौकरियों का वादा करके 300 से ज्यादा लोगों से तकरीबन 21 करोड़ रुपए की ठगी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इतला के बाद विजिलेंस एहलकारों ने निगरानी की और इस धोखाधड़ी का पता लगाया जो 3 माह से ज्यादा अरसे से जारी था। वेस्टर्न रेलवे के चीफ तर्जुमान समेत ठाकुर ने कहा है कि विजिलेंस टीम ने एक बाहरी शख्स और रेलवे में मुलाजिमत के ख्वाहादों पर इसे उम्मीदवारों की मदद से मुश्तबा शख्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। बकाया रकम वसूल करने के लिए उसे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बुलाने के जाल के हिस्से के तौर पर काम किया गया था और उसे पकड़ लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान 2 साबिक वज़राए आज़म जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र किया था। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान मोदी ने इल्जाम लगाया था कि इन दोनों वज़राए आज़म ने अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल नहीं रखा। इंतखाबी साल में अपोजिशन के नरम रवैये का मजाक उड़ाते हुए मोदी ने कांग्रेस के 2 साबिक वज़राए आज़म का नाम लेकर कहा कि वो दोनों मुल्क के शहरियों पर भरोसा नहीं करते थे। पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए मोदी ने 1959 के यौम आजादी के मौके पर की गई उनकी तकरीर का हवाला दिया। मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तानियों को मेहनत करने की आदत नहीं है। हिंदुस्तानी इतनी मेहनत नहीं करते जितनी यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका के लोग करते हैं। नेहरू जी को लगता था कि हिंदुस्तानी काहिल हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है? दरअसल नेहरू ने उर्दू हिंदी की अपनी तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान में हम सख्त मेहनत करने के आदी नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम इस कदर सख्त मेहनत नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस या अमेरिका के लोग करते हैं। ये मत सोचिए कि ये ममालिक किसी जादू से तरक्की याफ्ता हो गए। ये तरक्की याफ्ता हुए अकल से और सख्त मेहनत से। नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने कहा था कि हमारी आदत है कि जब कोई बेहतर काम मुकम्मल होने वाला होता है तो हम खुद इत्मीनानी के एहसास से भर जाते हैं और जब कोई मुश्किल पेश आती है तो नाउमीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी कौम ने ही शिकस्त के एहसास को कबूल कर लिया है।
ये सोच है उनकी हमारे और मुल्क हिंदुस्तानियों के तई। दरअसल लाल किले से अपनी तकरीर में इंदिरा गांधी ने कहा था, आज हमें ये समझने की जरूरत है कि सोसाइटी को बुराइयों से कैसे बचाया जाए। क्या ये तशद्दुद और एहतजाज के जरिए हो सकता है, एक दूसरे से लड़कर हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हर किसी को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा था, बदकिस्मती से जब भी कोई बेहतर काम मुकम्मल होने वाला होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, और जब कोई मुश्किल पेश आती है तो नाउमीद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क ने ही शिकस्त के एहसास को कबूल कर लिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिम्मत मत छोड़िए, मुल्क के मुस्तकबिल और इसके लोगों में अपना भरोसा रखिए। लेकिन मोदी ने अपनी सहूलत के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तकरीरों का सिर्फ आधा अधूरा हिस्सा, और वो भी सियाक व सबाक से अलग करके सुनाया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर तंज किया कि कांग्रेस तो एक प्रोजेक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और वो हर बार नाकाम हो जाती है, फिर भी उन्होंने गौर ख्वास्त नहीं किया। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच ठिठुरती सर्दियों का जोर जारी है और सयाहती मुकामात पहलगाम और गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत बिला तरतीब -11 डिग्री सेंटीग्रेड और 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 14 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने सफर करने वालों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की ताकीद की है। खुश्क मौसम के बीच वादी के शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए गुज़िश्ता कई माह तक मनोज जरांगी की क़ियादत में चलने वाली तहरीक के एक बार फिर शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए मनोज जरांगी पाटिल ने 10 फरवरी से एक बार फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इत्तलात के मुताबिक मनोज जरांगी पाटिल ने अपने आबाई गांव अंतरवाली सराटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हुकूमत की जानिब से जारी किया गया ऑर्डिनेंस कानून नहीं बन जाता और इस कानून पर अमल दरामद शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त मैं मनोज जरांगी भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस से मुतमईन होकर मैं खामोश नहीं बैठा हूं, बल्कि हुकूमत के हर इकदाम पर मेरी नजर है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने इतना बड़ा एहतजाज किया, मुंबई के करीब वाशी तक गए और हमें क्या मिला। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस का जारी होना एक बड़ी कामयाबी है, जिसके तहत 39 लाख मराठों को कुंभी जात का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत में वजीर आतिशी ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आतिशी ने कहा कि ईडी ने 1.5 साल में तहकीकात के नाम पर एक घोटाला किया है। उन्होंने बंद कमरे में मुल्जिमान के बयानात कलम बंद किए और अदालत में अलग बयानात पेश किए। यही नहीं, बंद कमरे की सीसीटीवी फुटेज की ऑडियो भी डिलीट कर दी गई। आतिशी ने दावा किया कि 1.5 साल में ईडी ना तो कोई रिकवरी कर सकी, ना सबूत इकट्ठा कर सकी और ना ही उसके पास बयानात की रिकॉर्डिंग है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी मरकजी एजेंसी की मदद से आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही, ताहम आम आदमी पार्टी धमकियों से नहीं डरती। हमारे लीडरों को 2 साल से धमकियां दी जा रही, मुबैना शराब घोटाले के नाम पर छापे मारे जा रहे और समन भेजे जा रहे, लेकिन अब तक ईडी को कुछ नहीं मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अहम रहनुमाओं के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की छापेमारी की गई। इत्तला के मुताबिक ईडी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जाती सेक्रेटरी वैभव कुमार और राज्यसभा के रुकन एनडी गुप्ता के घर पर छापा मारा। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड में बदउनवानी के मामले में की है। खबर एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल के जाती सेक्रेटरी वैभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के साबिक रुकन शलभ कुमार के अलावा कुछ दीगर सियासतदानों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर अमल में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रही। ईडी की जानिब से सीबीआई और दिल्ली हुकूमत की एंटी करप्शन ब्रांच की
FIR کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی۔ CBI کی FIR میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دہلی جل بورڈ کے افسران نے الیکٹرو میگنیٹک میٹروں کی فراہمی، ان کی تنصیب، جانچ اور کمیشننگ کے لیے ٹینڈر دیتے وقت ایک کمپنی کو فائدہ پہنچایا۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں سردی میں اضافہ درج کیا جا رہا۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کے اثر سے ملک کے کئی حصوں میں بارش دیکھی جا رہی، ساتھ ہی پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی، جس کا اثر شمالی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں بھی نظر آ رہا۔ تاہم ملک کی کئی ریاستوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ برف باری کے باعث آنے والے دنوں میں ملک کے شمالی ریاستوں میں سردی کی لہر اور گھنی دھند پڑ سکتی ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والی ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس درمیانی ٹراپوسفیرک ویسٹرلی ہواؤں میں ایک گرد کی شکل میں ہے جو تقریباً 71 ڈگری مشرقی طول بلد کے ساتھ 32 ڈگری شمالی عرض بلد کے شمال میں چل رہی۔ اس کے علاوہ ایک طوفانی گردش شمال مغرب راجستھان اور آس پاس کے علاقوں میں ہے۔ اس کے علاوہ شمال مغربی ہندوستان میں سطح سمندر سے 12.6 کلومیٹر بلندی پر 130 سے 140 ناٹ کی جیٹ اسٹریم ہوائیں چل رہی ہیں۔ مشرقی بنگلہ دیش اور اس کے بدلتے ہوئے علاقوں پر ایک سائیکلون گردش ہے۔ کنگ چارلس میں کینسر کی ایک قسم کی تشخیص کی گئی ہے اور ان کا علاج فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ بنگم پیلس نے یہ اطلاع دی ہے۔ بنگم پیلس نے ایک بیان میں کہا کہ کنگ نے حال ہی میں بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کے لیے اسپتال میں چیک اپ کیا گیا۔ ٹیسٹوں سے کینسر کی تشخیص کی گئی۔ ابھی تک کینسر کی قسم کا انکشاف نہیں کیا گیا، لیکن محل کے ایک بیان کے مطابق بادشاہ نے معمول کا علاج شروع کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بادشاہ نے معمول کا علاج شروع کر دیا ہے، جس کے دوران ڈاکٹروں نے انہیں عوامی سرگرمیاں معطل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس عرصے کے دوران بادشاہ معمول کے مطابق ریاستی کاروبار اور سرکاری کاغذی کارروائی جاری رکھیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بادشاہ اپنی طبی ٹیم کی فوری کارروائی کے لیے شکر گزار ہیں جو ان کے اسپتال کے حالیہ طریقہ کار کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ اپنے علاج کے بارے میں مکمل طور پر مثبت ہیں اور جلد از جلد مکمل عوامی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے۔ اور واپسی کے لیے آگے بنگم پیلس کے مطابق کنگ چارلس نے خاص آرائیوں کو روکنے کے لیے اور اس امید پر کہ اس سے دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کینسر سے متاثر ہیں عوام کی سمجھ میں مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے اپنی تشخیص شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہار کے چمپارن ضلع کے بگہا میں ایک سرکاری اسکول میں دوپہر کا کھانا مڈ ڈے میل کھانے سے 100 سے زیادہ بچے بیمار ہو گئے۔ سبھی کو آنن فانن میں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس معاملے میں ضلع مجسٹریٹ نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ پولیس کے مطابق بانس گاؤں پارسونی مڈل اسکول میں مڈ ڈے میل کھانے کے بعد 100 سے زیادہ بچوں نے الٹی اور دست اور پیٹ درد کے ساتھ چکر آنے کی شکایت کی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی والدین اسکول پہنچ گئے اور بیمار بچوں کو اسپتال پہنچایا۔ مغربی چمپارن کے ضلع تعلیمی افسر رجنی کانت نے بتایا کہ ابتدائی طور پر انکشاف ہوا ہے کہ کھانے میں مٹی کا تیل کیروسین گر گیا تھا۔ پورے معاملے کی تحقیقات کرائی جا رہی۔ بیشتر بچوں کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ وہیں ضلع مجسٹریٹ دنیش کمار رائے کا کہنا تھا کہ تمام بچے خطرے سے باہر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔